नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। रविवार का दिन है। आप लोग वैसे तो सुकून के साथ इस वक्त परिवार के साथ वक्त बिता रहे होंगे, लेकिन दोपहर के 1 बजे हर रोज की तरह हम हाजिर होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय हलचल है उसकी तमाम पहलुओं को लेकर। और आज मैंने कहा कि बात थोड़ी सी होनी चाहिए हमारी लेबनान पर और फिलिस्तीन में, गाजा में जो लगातार भयावह स्थिति बनी हुई है और वहां से जिस तरीके से इजरायली मिलिट्री ऑफेंसिव की खबर जारी है। इसराइल ने बमबारी को अपना जारी रखा है। तकनीकी रूप में अगर देखें तो इसराइल और लेबनान के बीच में एक संघर्ष विराम की घोषणा की गई थी, जैसे हमने गाजा में भी सुना था। लेकिन वहां लगातार जिस तरीके से जो तस्वीरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर, वो तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो बेहद दर्दनाक हैं। लेबनान में कहीं डबल टैप स्ट्राइक्स की बात की जा रही है, रिहायशी इमारतें गिरा दी जा रही हैं। पिछले 24 से 48 घंटे के बीच में दर्जनों जानें जा चुकी हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। उधर नॉर्दर्न गाजा में भी वही हाल है और वहां पे भी टारगेटेड एयर स्ट्राइक्स, ड्रोन हमले की वजह से बच्चों की जानें जा रही हैं। जिस तरीके से लोगों के साथ लगातार भीषण प्रताड़ना की खबरें आ रही हैं। इस वक्त ईरान युद्ध में आखिर क्या मोड़ है? लगातार बयानबाजी तो जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले वहां लिमिटेड स्ट्राइक्स भी किए थे, केशम आइलैंड बंदर अब्बास पोर्ट के पास में। लेकिन कम से कम वो जो संघर्ष विराम हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच में, उसके तहत अभी फुल ब्लोन एस्केलेशन देखने को नहीं मिल रहा है। कुल मिलाकर स्थिति क्या है इस क्षेत्र में, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं अतुल अनीजा जी, जो कि वेस्ट एशिया के एक्सपर्ट है और हमेशा बहुत काइंडली अपना वक्त निकाल लेते हैं, चाहे वो रविवार ही क्यों ना हो। अतुल जी, शुक्रिया आपका एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अगर तो मैं सबसे पहले शुरुआत कर सकूं कि लेबनान से जो खबरें आ रही हैं, अब कम से कम शनिवार को बताया जा रहा है कि 24 लोगों की जान अकेले गई है। उसके पहले शुक्रवार को भी 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान जाने की बात आ रखी थी। लेबनान में जो कुछ इजराइल कर रहा है, बेका वैली के अगर हम खास करके एरियाज में देखें, लिटानी नदी के उधर देखें, कोशिशें क्या नजर आ रही हैं इजराइल की? और क्या उसे लगता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, डोनाल्ड ट्रंप विल नॉट बी एबल टू पुट द लीश ऑन नेतन्याहू? राइट। तो स्मिता, अगर हम बात करें लेबनान फ्रंट पे, तो अगर इसराइल की तरफ से देखा जाए तो इसराइल को एक लिटानी रिवर तक को जो एरिया है, एक बफर सिक्योर करना है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, ठीक है। और इसराइली पर्सपेक्टिव से है कि फिर उनका जो नॉर्दर्न फ्रंट है, नॉर्दर्न फ्रंट जो है वो एक तरह से सिक्योर हो जाता है, राइट। लेकिन वहाँ पर बड़ी अंडर एस्टिमेशन है। उस सदर्न फ्रंट हो जाता है, नॉर्थ लेबनान आ गया और साउथ इसराइल आया है। करेक्शन दैट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसराइल ने अंडर एस्टिमेट किया है हिजबुल्लाह की ताकत को, ये सोच के कि हिजबुल्लाह बिल्कुल ही, जो पिछले राउंड हुआ था युद्ध का, कि उस पर पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। क्योंकि जब से हसन नसरल्ला, जो उनके एक आइकॉनिक लीडर रहे हैं हिजबुल्लाह के, उनके असैसिनेशन करने के बाद। लेकिन यहाँ पर सरप्राइज एलिमेंट आया है इसराइल को कि हिजबुल्लाह की ताकत उस तरह से नष्ट नहीं है और एक जवाबी कार्रवाई हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल को आ रही है। तो एक तरह से वो फ्रंट जो दे थॉट दे विल रोल ओवर दैट फ्रंट, वो हुआ नहीं है और वो प्रॉब्लम आ रही है इसके ऊपर। अब इसमें इसकी इम्प्लीकेशन आ रही है ईरान के ऊपर, बिकॉज ईरान का बड़ा क्लियर कट पोजीशन है कि अगर बातचीत आगे का दौर करना है तो यहाँ पर लेबनान में सीज फायर ज़रूरी है। उसकी एक रीज़न भी है, क्योंकि जो हिजबुल्लाह ग्रुप है वो ईरान से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक तरह से एक रेजिस्टेंस फ्रंट जिसको कहते थे ईरान, हिजबुल्लाह उसका एक बहुत अहम हिस्सा है। तो ईरान का डिच हिजबुल्लाह, वो ऑर्गेनिकली लिंक्ड हैं दोनों ऑर्गेनाइजेशंस, इसलिए वो एक बाधा पड़ रही है इसकी जो बातचीत का अगर दौर होना है, तो ये एक लेबनान इज बिकमिंग ए बिगर प्रॉब्लम। और वो जब तक वो सॉल्व नहीं होगी, और इसमें तो एक बड़ी बात यह है कि जब तक इजराइल एग्री नहीं करेगा सीज फायर के लिए,
तब तक डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर सकते, बिकॉज एक्चुअली इट इज द डॉग वैगिंग द टेल वैगिंग द डॉग। क्योंकि भले ही अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट डिमांड करते हो कि युद्ध विराम हो जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, और वो बहुत उसके रीजंस हैं व्हिच आर ऑब्वियस, लेकिन जब तक इजराइल नहीं मानेगा, और इजराइल का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है अमेरिका के ऊपर, तब तक ये हमारी आगे की गुत्थी खुलेगी नहीं। लेबनान इसका एक पार्ट एक बन चुका है अब, इसलिए वो जो नेगोशिएशन का जो दौर जो शुरू हुआ था, वो एक तरह से ये बहुत बड़ा पहलू है जो स्टक है। अब जब तक इजराइल की मंशा नहीं होगी कि भाई आगे का बातचीत हो, तब तक मुझे नहीं लगता डोनाल्ड ट्रंप कोई नेक्स्ट स्टेप्स जो हमारी टॉक्स होनी है न्यूक्लियर इशू के ऊपर वगैरह, वो वहां पर प्रोग्रेस कर पाएंगे। जिस तरीके से नेतन्याहू अपनी कार्रवाई कर रहे हैं अतुल जी, गाजा की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि जब से सीज फायर टुक इफेक्ट 850 फिलिस्तीनियों की जान गई है, 2433 लोग जख्मी हुए हैं। और लगातार जो तस्वीरें कल फॉर इंस्टेंस हमने देखी नॉर्दर्न गाजा से आई, वहां पर एक फिलिस्तीनी की जान गई, बहुत सारे फिलिस्तीनी जख्मी हुए। जब एक इजरायली ड्रोन स्ट्राइक हुआ एक मोटरसाइकिल को टारगेट करते हुए वेस्ट ऑफ द जबालिया रेफ्यूजी कैंप नॉर्दर्न गाजा में। जब लास्ट अक्टूबर में एक सीज फायर एग्रीमेंट वहां पर हुई थी, तब से लेकर अब तक लगातार इस तरह की बहुत तस्वीरें आ रही हैं कि एक पिता जो कि बच्चे को लेकर जा रहे हैं, उस पिता को भी आप टारगेट करते हैं, पिता के साथ जो है बच्चे की भी जान चली जाती है। तो वो सीज फायर भी जो है ऑन पेपर ही है, उसके कोई मायने हैं नहीं। देखिए, इस बताइए जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं उसके पीछे एक बड़ी रियलिटी है, कि वो रियलिटी ये है कि जब तक एक टू स्टेट सॉल्यूशन नहीं होता है, तब तक ये कार्रवाई और इस तरह की जो एक्सट्रीम वायलेंस आपको देखने को मिलेगी, और ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी साथ साथ हो रही है। तो अभी तक भी वो एजेंडा पे बात नहीं आ रही। ईरान का युद्ध हो रहा है, लेबनान की बात हो रही है, लेकिन जो उसका रूट कॉज है, सोल्यूशन कहाँ है? सोल्यूशन इज टू स्टेट सोल्यूशन के भी दो इजराइल और पैलेस्टाइन, दो स्टेट्स जो है साथ साथ रहे। ये पुरानी ऑस्लो अकॉर्ड 1984 से ये चल रही है बात, किसी तरह से वो साइडलाइन हो गई। तो मुझे लगता है ये जो हम देख रहे हैं, जो आप सीन्स बता रहे हैं, वो एक रिजल्ट है एक बुनियादी वायलेशन का। और बुनियादी वायलेशन है कि आपने टू स्टेट सॉल्यूशन एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि इजराइल उसका एक सिग्नेटरी था, बल्कि उनके तब के जो प्रधानमंत्री थे यित्ज़हाक रेबिन, जो सिग्नेटरी थे टू स्टेट सॉल्यूशन के ऑस्लो अकॉर्ड्स के, ये यित्ज़हाक रेबिन जो डेकोरेटेड सोल्जर थे, उनकी हत्या कर दी गई एक राइट विंग इजरायली ने। एक तरफ से रेबिन को हटाया गया, एक तरफ से अराफत को हटाया गया। हमास को क्रिएट किया इसराइल ने उस टाइम पे टू काउंटर PLO, जो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी। तो हम जब तक उस बात पे नहीं पहुंचेंगे, द बेसिक पॉलिटिकल फॉर्मुलेशन, तब तक मुझे नहीं लगता कि पैलेस्टीनियन इशू को आप सॉल्व कर सकेंगे। और साथ में बात और आ गई है ग्रेटर इजराइल बनाने की, जिसमें बहुत सारी और टेरिटरी गाजा के बियॉन्ड इंक्लूड करने की बात आई है। तो वो जो एक तरह से फ्रेमवर्क ऑफ नेगोशिएशंस है ना, वो बदल चुका है। जब तक हम वापस नहीं आएंगे तब तक ये प्रॉब्लम, बुनियादी प्रॉब्लम रहेगी। मैं दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दूं कि 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास का हमला देखने को मिला था इजराइल में, उसमें बहुत जाने गई थी, वो भी बहुत बर्बर हमला था, उसमें भी बच्चे मारे गए थे। और तब से लेकर अब तक जो इजरायली हमले देखने को मिले गाजा में, जिसे कहा गया कि रिटेलिएशन है, लेकिन ये किस तरीके का जस्टिस है, ये किस तरीके का रिटेलिएशन है? क्या ये सही में सीकिंग ऑफ जस्टिस है या फिर सिर्फ और सिर्फ कोल्ड ब्लडेड रिवेंज है? 72,000 से ज्यादा लोग गाजा में मारे जा चुके हैं, जिसे अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने नरसंहार करार दिया। नेतन्याहू को इंटरनेशनल वॉर क्रिमिनल करार दिया। करीब करीब 1,70,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। और गाजा की जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी 90% हिस्से को लगभग निस्तनाबूद कर दिया। और उसमें भी आप देख रहे हैं कि लगातार पिछले 48 घंटे से एक तरफ जहां लेबनान से लगातार तस्वीरें आ रही हैं, कोर्टनी बुनो जो कि वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट है दी एक्स की प्लेटफॉर्म पर, आप उनके ग्राउंड रिपोर्ट्स देख सकते हैं, कैसे सकसकिया जैसे जो सिविलियन इलाके हैं वहां से लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं,
ड्रॉप साइट कह रहा है कि कम से कम 23 लोग मारे गए लेबनान में शनिवार को बेका वैली में ही, और इजराइल फोर्सेस ने जो है कम से कम 50 लोकेशंस में एयर स्ट्राइक्स, ड्रोन हमले, आर्टिलरी शेलिंग, डेमोलिशन ऑपरेशंस किए हैं नबातिये टायर डिस्ट्रिक्ट्स में, नबातिये, हरूफ, अल मंसूरी, मजदल सलेम, बुर्ज रहाल, तमाम ऐसे इलाके जहां पर बर्बादी का आलम लगातार बना हुआ है। ऐसे में बार बार सवाल यही उठता है कि हम जिन सीज फायर्स की बात कर रहे हैं, वो गाजा का सीज फायर हो, वो इजराइल और लेबनान का सीज फायर हो, या फिर वो अमेरिका और ईरान का सीज फायर हो, ये बिल्कुल क्या हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और है। इन सब का असर, जैसा आपने अतुल जी कहा कि ईरान के अंदर जो हमें भी खबरें आ रही हैं, जो जर्नलिस्ट वहां गए हैं वापस लौटे हैं, वो कह रहे हैं कि अथॉरिटीज में बहुत क्लैरिटी है कि इस युद्ध में हमारी कुछ रेड लाइंस है, उन पर हम कुछ भी हो जाए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वो यूरेनियम एनरिचमेंट हो, वो हॉर्मुज स्ट्रेट हो, या फिर वो अपनी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस हो। तो ईरानियन पेशेंस को आप कब तक देखते हैं, क्योंकि एक लिमिटेड स्ट्राइक डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले किया है, और अगर ये इजरायली इन्वेजन चलता रहा लेबनान का, आपको कब तक लगता है कि वो अमेरिका और ईरान का सीज फायर विल होल्ड? स्मिता जी, 2 बातें। सबसे पहली बात जो आप कर रहे हैं, बाद में उस पर थोड़ा सा फिर से आऊँगा, जो पैलेस्टीनियन इशू वगैरह की या लेबनान की आप बात कर रहे हैं, उसके पीछे क्या सच्चाई है? सच्चाई है कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो उसमें बैलेंस नहीं है। अमेरिका का पलड़ा इतना भारी रहा है कि इजराइल कुड गेट अवे विद इम्प्यूनिटी, क्योंकि अमेरिकन सपोर्ट रही है। अब बात करते हैं हम इससे कैसे हम जोड़ते हैं ईरान वाले युद्ध से। ईरान वाला युद्ध जो मुझे लगता है कि वो यूनिपोलर वर्ल्ड का एक तरह से एंड की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि एक नई शक्ति वहाँ पर सामने हमारे आई है, वो है ईरान, और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं चाइना भी आया है, रशिया भी आया है। तो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ हम जा रहे हैं। इसलिए वो जो वन साइडेड सपोर्ट जो इजराइल को मिल रही थी, मुझे लगता है इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि ग्रेटर बैलेंस आएगा इंटरनेशनल सिस्टम में इस युद्ध के बाद, और एक तरह से इंटरनेशनल लॉ जो यूएन चार्टर के तहत उसके अंदर एक तरह से एम्बेडेड है, और वो अगर वो आता है तो हम फिर बैक टू पॉलिटिकल फॉर्मुलेशंस जा सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो गोल है वो है एक बैलेंस एक इंटरनेशनल सिस्टम में लाना, जिससे ईरान की बात जुड़ी हुई है, ईरान युद्ध की। अब ये आप कह रहे हैं ईरान की जो शर्तें हैं, ये एक तरह से जो रेड लाइंस हैं, वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि सही इन द सेंस कि ईरान उससे बच नहीं करेगा एंड इट होल्ड्स द कार्ड्स, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से को आप फोर्सिबली क्लियर नहीं कर सकते। ये फरवरी 28 के बाद हमने देख लिया है। बूट्स ऑन द ग्राउंड आप नहीं ला सकते, ना आप नेवल ऑपरेशन कर सकते हैं, आपकी यूनिटी नहीं है। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ कि इन द सेंस कि यूरोपियन यूनियन अपनी तरफ जा रहा है, यूरोपियंस अपनी तरफ जा रहे हैं, और कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है कि वो इस वक्त अमेरिका का सपोर्ट करके फोर्सिबली उसको खोल सके। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमने देखा कि दोनों चीन और रूस ने जो भी रेजोल्यूशन आती है जिसमें एक फोर्स का एलिमेंट एम्बेडेड है, वो वीटो की जा रही है। तो इसलिए आप इस वक्त अमेरिका अकेला पड़ा हुआ है, और ईरान पिछले 20 साल से प्लान कर रहा था कि ऐसी एक स्थिति आ सकती है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान का कंट्रोल, दैट इज द की, क्योंकि सब कुछ केंद्र बिंदु उसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आ रहा है। क्योंकि वो कंट्रोल आप करते हो तो उससे फिर इंटरनेशनल सिर्फ जियोपॉलिटिकल इशू नहीं है, वो जियो इकोनॉमिक इशू बन जाता है, ऑयल प्राइसेस हो जाती है, डी डॉलराइजेशन की बात होती है, तो बहुत सारे उसके फॉलोआउट है। तो उस स्थिति में अभी कोई बदलाव आ नहीं रहा, और बदलाव कोई कर भी नहीं पाएगा। अब आती है बात कि कब तक ये चलेगा। अब ये बैटल ऑफ विल्स और बैटल ऑफ स्टेमिना एक तरह की है, क्योंकि दोनों तरफ है। ईरान को ऐसा नहीं है कि ईरान में बहुत अच्छी स्थिति है, कि अंदरूनी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, इसकी वजह से आ रही है, लेकिन कैपेसिटी और प्रिपरेशन जो है वो मुझे लगता है कि ईरान में बेटर है। अब अमेरिका के अंदर अगर हम उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जाएंगे, ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ के जाती है, कि अगर उनका जो फ्यूल पंप पे $5 पर गैलन से ऊपर प्राइसेस जाती है तो पॉलिटिकली सेंसिटिव हो जाती है। अभी तक जनता साथ में है डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन ये कब तक चलेगी। दूसरी बात है असला बारूद जो अमेरिका सप्लाई कर सकता है इस रीजन के लिए। हम देख रहे हैं पेट्रियट मिसाइल्स वगैरह, इनकी क्षमता अब उसकी 6 बैटरीज पूरे साल में बनती हैं,
तो आप कब तक एयर डिफेंसेस अपने झेल पाओगे? और ईरान के जो मिसाइल सिस्टम्स हैं वो बहुत सी अंडरग्राउंड है, पहाड़ों के अंदर छिपी हुई है, तो आप डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए उसको। तो अब ये बैटल ऑफ विल्स हम देख रहे हैं, कौन पहले ब्लिंक करेगा, कितना झेल पाएंगे। तो एक तरह से ये लंबा खिंच गया ये मामला। अब ये इसमें अब कुछ मुझे अर्ली सॉल्यूशन दिख नहीं रहा। महीना 2 महीना कितना जाएगा? उसके बाद अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ जाती है तो फिर हमारी बात ग्लोबल रिसेशन की तरफ जाती है पूरे विश्व में, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट से सिर्फ तेल और गैस नहीं निकल रहा, उसके अंदर से हीलियम निकल रही है, उसके अंदर से फर्टिलाइजर जो सप्लाई है वो वहां से जा रही है, फूड सिक्योरिटी दुनिया की उसके ऊपर आ रही है। तो एक तरह से इसका एक ग्लोबल इम्पैक्ट भी होगा जो प्रेशराइज करेगा दोनों साइड्स को। लेकिन मुझे कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, या एक टाइम पे लग रहा था कि भी न्यूक्लियर इशू को हम रिजॉल्व कर लेंगे अगर, तो ये फिर ये खत्म हो जाएगा, ये युद्ध खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा कि उस तरह का है। somebody has to blink, और इस वक्त मुझे जो है पलड़ा जो है वो ईरान का भारी लग रहा है। अच्छा, तो यहाँ आप जो अभी बातें कर रहे हैं अभी, क्योंकि 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो किया था, दर्शकों को कहूंगी कि आप वो जाकर लाइव सेक्शन में देख सकते हैं कि यूएस में इस वक्त जो मीडिया रिपोर्टिंग हो रही है, जहां मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि किस तरीके के हेवी लॉसेस हुए हैं अमेरिकी मिलिट्री को, और सिर्फ राष्ट्रवाद के सवालों में खुद को लपेट कर जो है वो उनकी अनदेखी नहीं कर रहा है। उससे काफी सबक लेने को भी मिलता है। जो वियतनाम वॉर की स्थिति हुई थी, जिसमें अल्टीमेटली वॉल्टर क्रॉन्काइट का जो टेलीविजन की दुनिया का पहला ओपिनियन पीस आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम वियतनाम में जीत नहीं रहे हैं, ये एक स्टेलमेट वाली क्वागमायर है, और यहाँ द ओनली वे आउट इज कि अमेरिकन्स निगोशिएट नॉट एज विक्टर्स बट इन गुड फेथ। तो ये कहीं ना कहीं ये वैसी ही स्थिति है। आपको क्या उसका देशभू सा लग रहा है? लेंथ वियतनाम वॉर वाली नहीं है, अभी तो 2 महीने चले हैं युद्ध, लेकिन एक स्टेलमेट है। देखिए, 2 चीजें हैं। वियतनाम वॉर भी सस्टेन क्यों हो सकी? क्योंकि पीछे से सप्लाई लाइंस थी, चाइना से भी थी और रशिया से भी थी। एक होचीमिन ट्रेल करके आती थी जिसने अलाइव रखा जो इंसर्जेंसी और जो गोरिल्ला वॉरफेयर वहां पर नॉर्थ वियतनाम के लोगों ने की। तो वो सस्टेन रहा बड़े साल के लिए। वही स्थिति अब ईरान में। ईरान हैज गॉट लाइफ लाइन्स। अगर उसके लैंड बॉर्डर्स अगर आप देखो तो आप देख रहे हैं कि एक तो अब चाइना की तरफ रास्ता खुल रहा है। पाकिस्तान ने 6 रूट्स खोले हैं, लेकिन उसका केंद्र बिंदु ग्वादर के ऊपर आता है। ग्वादर से फिर आप चाइना की तरफ, नॉर्थ की तरफ जा सकते हैं। एक तो वो रहा है। तो एक तरह से इनकी भी होचीमिन ट्रेल्स हैं एक लैंड कॉरिडोर से। हॉर्मुज पे इतना डिपेंडेंट नहीं है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म्स और जो पक्ष एक तरह से पॉलिटिकल पोजीशन है चाइना की भी और रशिया की भी, और ईरान को सपोर्ट करने की, इसलिए वो लाइफलाइन इनके पास है, वो लंबा खींच सकते हैं। इनके सस्टेनेबिलिटी जो है वियतनाम वॉर की तरह वो ज़्यादा जा सकती है। अब आती है बात इसमें कि विल अमेरिका ब्लिंक इन गुड फेथ नेगोशिएशंस की बात कर रहे हैं। इसमें हम फिर से उस पर पहले वाला जो हमारा राउंड था बातचीत का, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इजरायली फैक्टर, और इजरायली का डिसप्रोपोर्शनेट इन्फ्लुएंस ऑन अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम एंड डिसीजन मेकिंग एपरेटस। तो इसमें आपकी ट्विनिंग है। जब तक इजराइल नहीं मानेगा तब तक अमेरिका चाहते हुए भी, मेरे हिसाब से जब तक नेतन्याहू है और जब तक ये इक्वेशन डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की है, तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के पास वो कैपेसिटी है ये गुड फेथ नेगोशिएशंस करने की। तो एक तरह से एक ट्रायंगुलेशन हमको देखनी पड़ेगी, ईरान, यूएस, इजराइल। और जो इजराइल पिवट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पिवट है इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में, जो अलग है, जो वियतनाम वॉर वगैरह में नहीं था। तो इसलिए एक स्पेसिफिसिटी भी है इस युद्ध की, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये जो शॉर्ट टर्म एक तरह से कोई इसका जो सोल्यूशन इस वक्त मुश्किल नजर आ रहा है। दर्शकों को बता दूं कि द फॉरेन पॉलिसी डायलॉग जो हमारी पॉडकास्ट सीरीज है दैट इज बैक, और उसमें पहला एपिसोड नए सीजन का आपने देखा है। कल शाम हमने डॉक्टर जोशुआ टी वाइट के साथ किया था, जो इटली से हमारे साथ जुड़े थे, जिसमें काफी सारी जो है ब्रॉड ओवरआर्चिंग इश्यूज पर हमने बात की थी। वो सीरीज हालांकि अंग्रेजी में है, सो फॉर दोज ऑफ यू हु आर मोर conversant in English, we have a foreign policy series. यहाँ अतुल जी, कल जब मैं बात कर रही थी डॉक्टर जोशुआ टी वाइट से इजराइल वाले पॉइंट पर, तो एक इंटरेस्टिंग जो बात है कि अमेरिका का जो इनहेरेंट नजरिया है ईरान को लेकर, जो नैरेटिव है,
वो तो नहीं बदल रहा है। वो लोग तो अभी भी ईरान को आतंकी रिजीम मानेंगे, इविल रिजीम मानेंगे। हालांकि द क्वेश्चन इज व्हाट इज टेररिज्म, व्हाट इज इविल व्हेन यू हैव इजराइल एक्चुअली कैरिंग आउट अ जेनोसाइड इन इजराइल, इन गाजा, लेबनान में लगातार हमले हो रहे हैं। तो आप किसको कैसे डिफाइन करते हैं? लेकिन इस बात पर जरूर जोर दिया कि एक अमेरिकन नजरिया नेतन्याहू और इजराइल को फ्री पास देने को लेकर निश्चित रूप से बदला है, इस ईरान युद्ध के दौरान भी और गाजा में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर भी, और खास करके जो यंगर जनरेशन है, प्लस जितनी नेतन्याहू को लेकर इस वक्त जो सस्पिशन है, जो हॉस्टिलिटी है अमेरिकी संसद में भी, वो काफी अतुलनीय है पहले के मुकाबले। तो ऐसा तो नहीं है, नेतन्याहू को भी एहसास जरूर होगा कि उसकी कुछ चीजें बदल रही हैं, द ग्राउंड इज शिफ्टिंग स्लोली। ग्राउंड इज शिफ्टिंग बोथ इन यूएस एंड इन इजराइल इटसेल्फ। वो बात नहीं, मैं उसमें दो राय नहीं है। और अगर आप जो यूएस में ग्राउंड शिफ्ट हो रही है, यूनिवर्सिटी कैंपसेस वगैरह में तो हो चुकी है ग्राउंड शिफ्ट। डेमोक्रेटिक पार्टी में भी, अब आपको याद होगा जब प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम पे प्रेसिडेंट ओबामा ने रिफ्यूज कर दिया था एक बार नेतन्याहू को मिलने के लिए। नेतन्याहू केम टू न्यूयॉर्क विदाउट मीटिंग ओबामा, वापस चले गए। तो एक काउंटर सेंटिमेंट जरूर है, लेकिन मुझे लगता है उसका क्रिटिकल मास नहीं है। वो एक तरह से बीनीथ द सरफेस जो प्लेट्स हैं वो शिफ्ट हो रही हैं, लेकिन इतनी नहीं हुई कि बड़ा अर्थक्वेक आ जाए। तो अभी भी स्टेटस को और जो पावर स्ट्रक्चर है, वॉल स्ट्रीट है, जो बड़े बड़े मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर्स यूएस सिस्टम में है, वो इजराइल के साथ हैं अभी भी। तो अभी तक वो हमको वो पिवटिंग मोमेंट या क्रिटिकल पॉइंट पे नहीं पहुंचे जब ये बदलाव हो जाएगा पूरी तरह से। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो मैं कह रहा था कि इस वक्त जब तक नेतन्याहू इज नॉट एग्रीएबल, ट्रंप कांट मूव। और उसके मुझे लगता है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव सिचुएशंस और एनालिसिस के अलावा देयर इज मे बी अ सब्जेक्टिव एलिमेंट इसके अंदर। हमें नहीं पता कि एप्स्टीन फाइल्स के बारे में मोसाद के पास क्या है क्या नहीं है। इज ट्रम्प बिंग ब्लैकमेल्ड? ये एक इम्पॉन्डरेबल्स है जो शायद प्ले कर रहे हैं इस सिचुएशन में। तो इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि विदाउट इजरायली कंकरेंस ये नेतन्याहू सॉरी डोनाल्ड ट्रंप कोई ऐसा सोल्यूशन, एक बैलेंस सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। अभी भी वही वेनेजुएला वाली इमेजिनेशन है कि हमने उठा लिया, कर लिया, स्पेशल ऑपरेशंस कर लेंगे, हो जाएगा, जो इनवैलिड है ईरान सिचुएशन के लिए। लेकिन एक नई सिचुएशन को अडेप्ट करने के लिए पूरे सिस्टम का माइंडसेट चेंज होने में, और सिस्टम में भी बहुत लोग समझ रहे हैं, आफ्टर ऑल यूएस में भी एक रियलिस्ट स्कूल है। आपके जो लोग थे ब्रेजिंस्की या हेनरी किसिंजर वगैरह, दे वर रियलिस्ट स्कूल्स। उनको ही जब वियतनाम वॉर पता लगा कि इतना क्रिटिकल हो गया है कि उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा हो गया, तो दे कट ए डील। लेकिन यहाँ अभी भी अमेरिका के अंदर रियलिस्ट होंगे जो कहेंगे कि भाई अभी इसको खत्म करो, दिस वॉर, कह ही रहे हैं कि दिस वॉर मस्ट एंड। बहुत से इन्फ्लुएंशियल वॉइसेस आप देख रहे हैं अमेरिका में कह रहे हैं कि ये अब सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन सिस्टम में पर्सनालिटी फैक्टर्स आ जाते हैं इसमें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। एक इंडिविजुअल प्रेसिडेंट की मंशा क्या है, बल्कि एक तरह से बात ये भी आ रही है कि इज प्रेसिडेंट ट्रम्प बीइंग रैशनल, ये भी सवाल उठ रहे हैं। तो कैन ही बी रैशनल? मुझे लगता है इज ही बीइंग से ज्यादा कि डज ही इवन हैव इट इन हिम टू बी रैशनल। अभी तो उनकी सोने की मूर्ति लगाई गई है, इवेंजेलिकल्स ने लगाई है मार-आ-लागो में, लंबी सी सोने की मूर्ति। मतलब भक्ति का तो अलग कल्ट ही चल रहा है यहाँ पे। हाँ, ये बहुत कुछ हो रहा है। सो देयर आर इंडिविजुअल पर्सनालिटी फैक्टर्स आल्सो जो जा रहे हैं हमारे एनालिसिस में, उसको फैक्टर करने की जरूरत है कि डील कब कट करेंगे। मुझे लगता है कि अगर ऑब्जेक्टिवली हम देखा जाए तो टाइम आ गया है उसको करने का, और फॉर्मुलेशंस भी तैयार है। आफ्टर ऑल बात हो रही थी 450 kgs का जो एनरिच यूरेनियम का स्टॉक है उसका क्या करना है। जब रशिया के साथ अरागची की बात हुई थी, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, तो बात हो चुकी थी कि वो 450 kgs जो है एनरिच यूरेनियम वो रशिया जाएंगे, रशिया में उसको डिप्लीट किया जाएगा, और जब वो 6% के करीब आ जाएंगे, उसको बुशहर का जो न्यूक्लियर प्लांट है जो रशियन रन है, वहाँ पर उसको बिजली पैदा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक्चुअली डील का फ्रेमवर्क हो चुका है। अब वो मानने की बात है कि आप मानो या ना मानो, लेकिन मैं स्मिता यही देख रहा हूँ कि असली मुद्दे जो थे उस पर अभी बातचीत हो ही नहीं रही है। हमारी जो अटेंशन है डाइवर्टेड है और साइड इश्यूज पे, इसलिए लग रहा है जब तक आप मेन बात नहीं करोगे तो फिर सोल्यूशन कहाँ आ रहा है।
जब तक ये दोबारा से गुड फेथ डायलॉग जो आप बात कर रहे हो वो रीस्टार्ट नहीं होता, तब तक मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट राउंड पे वो एक सिग्नल आएगा जब एक जेन्युइन डायलॉग शुरू हो जाएगा कि हम फिर सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, कुछ समथिंग हैज चेंज्ड, कि एक नई क्वेश्चनिंग पैदा हो रही है। अभी नहीं है, नहीं दिख रहा वो। ठीक है, एक आखिरी अपडेट दर्शकों को दे देती हूं कि आपको पता ही है कि जिस तरीके से, चूंकि ईरान ने कहा कि हम तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम ट्रांजिट तोड़ लेंगे, हम इस पर नियंत्रण बनाए रखेंगे, तो अमेरिका ने उसके जवाब में एक नेवल ब्लॉकेड शुरू कर दिया और उस पर भी तनातनी की स्थिति बनी है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया शिप्स को नेविगेट करवाने के लिए, उसके बाद कहा कि हम उसको पॉज पर रख रहे हैं, लेकिन जो हमारी ब्लॉकेड है वो जारी है। इस तरह की कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स लगातार आ रही हैं। तो IRGC ने ये एक और ताजा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि फ्रॉम नाउ ऑन any attack on Iranian oil tankers will be responded to with an attack on US military bases। कि ईरान के किसी टैंकर पर अगर आपने हमला किया तो हम सीधे तौर पर आपके अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ही जो है हमला करेंगे। उधर डोनाल्ड ट्रंप का जो ताजा बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि we will go a different route if everything doesn't get signed up, buttoned up. We may go back to Project Freedom if things don't happen, but it will be Project Freedom Plus। जैसा ट्रंप का क्विंटेसेंशियल अंदाज है। एक बार सुन लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप का बयान। Project Freedom Plus other things. Project Freedom Plus other things। तो पोस्चरिंग जो है उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, माहौल बना रहना चाहिए। अतुल जी नहीं बिल्कुल, लेकिन हंसी आती है स्मिता कि इसका आप क्या मतलब है? आप जितना मर्जी अभी फ्रीडम आपने तो इसके पहले कहा था आप पूरी सभ्यता को एरेडिकेट कर दोगे, आप तो न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दे चुके हैं। इट टर्न आउट टू बी एम्प्टी थ्रेट्स, दे आर नॉट टेकन सीरियसली। इसका कोई मायने नहीं है। और ईरान ने भी फैक्टर कर लिया होगा कि इसका कोई जमीनी हकीकत पे कोई असर है ही नहीं, तो उसको जो करना है ईरान को वो करेगा। और ये बॉम्बास्ट तो चलता रहेगा। अमेरिका की डोमेस्टिक ऑडियंस अभी भी है, न्यूकॉन्स हैं, सबको जो है उनका मोराल हाई रखना, लेकिन कब तक चलेगा? कब तक आप मार्केट्स को मैनिपुलेट करोगे अपने स्टेटमेंट्स को? एक बार वो मार्केट्स मैनिपुलेशन भी बंद हो जाती है और जो ऑयल की प्राइस है 110-120 के ऊपर चली जाती है, गेम चेंजर। फिर उसके बाद डोमेस्टिक प्रेशर जो अल्टीमेट चेंज करेगा अमेरिका को, वो बढ़ेगा, प्राइस ऑन द फ्यूल पंप बढ़ेगा, और लोगों के पास जब इनकम्स कम होंगी और जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी, जब आर्थिक रूप से अनसस्टेनेबल हो जाएगा, तब मेरे को लगता है कि डील डिस्पाइट इजरायली प्रेशर एक डील कट आउट करने की स्थिति आएगी। ठीक है, चलिए वी विल लीव इट देयर। आई थिंक बहुत इफ्स बट्स तो शामिल हैं ही, लेकिन बावजूद इन इफ्स एंड बट्स के हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा सा डॉट्स कनेक्ट करके अपने दर्शकों को रोज खबरों की अपडेट्स भी दे सकें, खबरों का सार पहुंचा सके और उसके साथ ही कुछ विश्लेषण भी हो। हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दिस संडे आफ्टरनून। और दर्शकों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा फ्रेश कंटेंट अलर्ट के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आदाब।